साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी को लेकर लगातार चुनाव आयोग घिरता जा रहा है और वोट चोरी के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा एक बार फिर हुआ है और उसमें तथ्यों के आधार पर यह बताया गया है, पहचान हुई है, पड़ताल हुई है कि कैसे वोट चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। न केवल लोकसभा विधानसभा चुनाव में बल्कि उपचुनाव यानी बाई इलेक्शंस में भी वोट चोरी को एक बड़ा हथियार बनाया जा रहा है अपने उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए। और इसमें चुनाव आयोग की सहभागिता है, प्रशासन भी मिला हुआ है। कैसे होता है और कहां पर यह खुलासा हुआ है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को एक जबरदस्त झटका भी लगा है। वोट चोरी और तमाम आरोपों को लेकर जो चुनाव आयोग लगातार घिरा रहता है, अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी सख्त हो गई हैं। जुर्माना लगाया जा रहा है। उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ये 2 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, कानून के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है। और उस पर भी जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो उसको चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सख्त टिप्पणी और 2 लाख रुपए का जुर्माना। तो एक बड़ा झटका चुनाव आयोग को लगा है और यह अब पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की जो मनमानी है उस पर अब किस तरीके से चुनाव सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। तो उत्तराखंड का एक जो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग पर बड़ा जुर्माना लगा है 2 लाख रुपए का, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और आगे भी इस पर किस तरीके से चुनाव आयोग अब अपने को डिफेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर जैसे वो बार बार एक के बाद एक अपने नियमों को बदल रहा है, तो ये सारी चीजें उसकी इस कार्यशैली में दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा झटका दिया है और शायद अब चुनाव आयोग कुछ और सचेत हो। हालांकि अभी जो एसआईआर पर सुनवाई होनी है उसमें आगे क्या होता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, ये बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग पर जो 2 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुर्माना लगा है, वो बहुत ही एक बड़ा संदेश मिला है चुनाव आयोग को भी और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो वोट चोरी को अंजाम देने वाले लोग हैं उनको भी एक बड़ा झटका लगा है। तो एक क्या मामला है अमलेंदु जी, और इस पर जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हैं कि डंडा चला है, जुर्माना बहुत ही सख्त टिप्पणी भी है और जुर्माना भी 2 लाख रुपए का लगाया है, वो ये बता रहा है कि और दूसरे ये है कि जो वजह है वो भी बड़ी हैरान करने वाली है। न केवल चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, बल्कि राज्यों के चुनाव आयोग भी किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त होना पड़ा है। बिल्कुल समीर जी, जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मसला उठाया था और जो आरोप लगाए थे कि भाई एक ही मतदाता के नाम कई कई जगहों पर हैं जी, और कई कई वोटर लिस्ट में उनके नाम है, उसी तरीके का मामला उत्तराखंड में आया पंचायत चुनाव के दौरान। जी हाँ। और बीजेपी के कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनका नाम कई वोटर लिस्ट में था, उनको नॉमिनेशन रद्द करने के लिए कहा कांग्रेस ने कि इनके नॉमिनेशन रद्द किए जाएं, क्योंकि इनके नाम कई मतदाता सूचियों में हैं। और ये नियम है कि अगर आप किसी जगह पर रह रहे हैं तो कम से कम 6 महीने आप वहाँ अगर आपको निवास करते हुए हो गया तब आपका वोट बदला जाएगा। लोगों ने अपने पते भी नहीं बदलवाए और नए जो थे वोट बनवा लिए ताकि चुनाव को प्रभावित किया से लड़ाया जाए। उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने उसको मामले को मतलब ये इनके कैंडिडेट के जो थे निरस्त करने से इनकार कर दिया जी। उसको लेकर हाई कोर्ट गए कांग्रेस, और हाई कोर्ट में जब ये शिकायत गई तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने उसको उनके नॉमिनेशन रद्द करने के लिए कहा। नॉमिनेशन चुनाव आयोग ने रद्द करने से इनकार कर दिया। उसके खिलाफ जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड का जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए कि आपने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की जो कि वोट चोरी के खिलाफ था। जी। तो ये समीरी है और कांग्रेस ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। हम लोग देख सकते हैं कांग्रेस ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में क्या लिखा है, तो उस ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो कहा भी लेदू जी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर उसको आप चुनौती दे रहे हैं और हाई कोर्ट जब आपको निर्देश दे रहा है तो आप उसको मान भी नहीं रहे, आप सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है और कांग्रेस ने लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग पर यह जुर्माना क्यों लगा और उसने क्या धांधली की थी। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान उत्तराखंड चुनाव आयोग ने ऐसे कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रद्द करने से इनकार कर दिया था जिनका नाम 2 या 2 से ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में शामिल था। लेकिन सवाल है चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया।
इसे समझने के लिए हम आपको जनवरी महीने में लेकर चलते हैं। जनवरी में उत्तराखंड में म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, यानी नगर निगम के चुनाव हुए थे। इस दौरान बीजेपी ने अपने लोगों को गांव से शहर की वोटर लिस्ट में शिफ्ट करने का खेल किया ताकि फर्जी तरीके से चुनाव जीता जा सके। म्युनिसिपल चुनाव हो जाने के बाद बीजेपी ने अपने लोगों को शहर से गांव की वोटर लिस्ट में शिफ्ट करने का खेल शुरू कर दिया ताकि मई जून में होने वाले पंचायत चुनाव में फर्जी तरीके से चुनाव जीता जा सके। हमने यानी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के इस खेल को पकड़ लिया और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को कई बार लिखकर बताया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। साथ ही चुनाव आयोग को याद दिलाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए कम से कम 6 महीने उसी पते पर रहने का नियम है। 6 महीने से कम समय में कोई भी वोटर दोबारा अपना नाम शिफ्ट नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी के भारी विरोध के बाद बीजेपी अपने लोगों का नाम दोबारा से गांव की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करा पाई, लेकिन बीजेपी ने फर्जीवाड़ा करते हुए अपने लोगों के नाम शिफ्ट कराने के बजाय नए सिरे से दूसरी जगह जुड़वा लिए। इस कारण वही लोग अब दो जगह वोटर हो गए। बीजेपी ने जिन लोगों के नाम नए सिरे से दूसरी जगह जुड़वा लिए थे उनमें से कईयों को चुनाव में टिकट मिला, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके नॉमिनेशन रद्द करने की अपील की, लेकिन उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा दी और कोई एक्शन नहीं लिया। उत्तराखंड चुनाव आयोग की इस मनमानी के विरोध में हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द किया जाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के निर्देश मानने से इनकार कर दिया और बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नियम मानने के लिए कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। यही कारण रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बताता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट चोरी को अंजाम दे रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है और ये अमलेंदु जी बिल्कुल उसी तरीके से है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हम याद करिए संजय राउत का जो बयान था कि चुनाव आयोग के पास एक पूरा का पूरा स्टॉक है मतदाताओं का, जिसको वो हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और उत्तराखंड में तो गांव से के लोगों को शहर ले जा रहे हैं और शहर के लोगों को गांव ला रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब है। यानी जिन राज्यों में 3-4 चरणों में चुनाव होने हैं वहां पर एक जगह कोई व्यक्ति मतदान कर लेगा, दूसरी जगह फिर जाकर कर देगा। ये अजीबोगरीब खेल है, लेकिन पकड़ में आई ये चोरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से इसमें फटकार लगाई है उत्तराखंड के चुनाव आयोग को और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लगता नहीं कि पहले भी कभी किसी राज्य के चुनाव आयोग को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया होगा। फिलहाल तो याद नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल समीर जी, बिल्कुल याद नहीं पड़ता है इस तरह से जुर्माना लगाया। और फिर जो अभी तक कहा जा रहा था समीर जी कि वो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट उसे कैसे कह सकता है, कैसे कुछ उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आप संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन आप अगर दायरे से बाहर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश या हाई कोर्ट के आदेश नहीं मानेंगे तो आप पे भी जुर्माना लग सकता है, सजाएं भी हो सकती हैं। तो ये एक तरीके से जो उत्तराखंड के चुनाव आयोग को सजा है समीर जी, जो जुर्माना जो होता है वो सजा ही होती है। तो ये एक तरीके से सजा है अवमानना की। और ये इसने एक रास्ता ये बताया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के ऊपर वोट चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, इससे अब ये साफ समझ आता है कि वोट चोरी के मामले में ज्ञानेश कुमार पर भी इसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। और जिस तरीके से सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी ने जो कागजात मांगे हैं, अगर वो कागजात सीआईडी को नहीं दिए गए ज्ञानेश कुमार द्वारा या केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा, तो इस तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी मसले को अच्छे तरीके से समझाया है गुरदीप सिंह सप्पल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि किस तरीके से वहाँ वोट चोरी हुई और वोट चोरी के मसले को किस तरीके से चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कान पे चपत लगाते हुए जुर्माना लगाया है। तो ये गुरदीप सिंह सप्पल को हम सुन सकते हैं। जी, गुरदीप सिंह सप्पल को सुनते हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि किस तरह से नए नए खेल चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ मिलकर कर रहा है और वो चीजें सामने आ रही हैं। इसी तरीके से हम उपचुनाव की भी बात करेंगे, वहां भी एक बड़ा खुलासा हुआ है उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर भी, हालांकि वो पहले भी बहुत ही चर्चाएं उस पर हो चुकी हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर एक मीडिया हाउस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और बताया गया है कि किस तरह से वहां प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, चुनाव आयोग सब ने मिलकर वहां वोट चोरी की और उस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की
जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कैसे ये खेल हुआ? लेकिन पहले उत्तराखंड का, जिस मामले में उत्तराखंड के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल, जुर्माने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना था। और हाई कोर्ट का आदेश था क्या कि जो नियम उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने खुद बनाए हैं वो उसका पालन करे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया और हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल ये मामला बहुत सिंपल नहीं है, ये वोट चोरी से जुड़ा है। उत्तराखंड के अंदर, जैसा देश के बाकी हिस्सों में भी नियम होता है, एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह से वोटर लिस्ट पे है तो उसका नामांकन चुनाव में रद्द किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पंचायतों के चुनाव हुए। देखने में आया कि बड़ी संख्या में और खास तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जो 2-2 जगह से वोटर लिस्ट पे थे। यह सामने आते ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अपील की गई कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बात नहीं मानी। तो लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नियम तो यही है और आपको इनका नामांकन रद्द करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसको अपने ही नियम के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा। उत्तराखंड के अंदर यह वोट चोरी का मामला था। दरअसल कहानी यह है कि जनवरी में उत्तराखंड के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के नगर निगमों के चुनाव हुए थे। उस वक्त पे बीजेपी ने एक काम किया जो हमको बाद में पता चला। उसने अपने सभी वर्कर्स जो कि गांव के अंदर वोटर थे उनको शहरी इलाके में वोटर बनवा दिया, ताकि शहर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें अपनी वोटों की संख्या बढ़ाई जा सके और नतीजों को प्रभावित किया जा सके। जब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी पे काम करना शुरू किया तो यह पता चला कि यह पूरी एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने अपने वोटर्स को गांव से शहर में शिफ्ट किया था। उसी वक्त हमको यह भी मालूम पड़ा कि अब बीजेपी जो कुछ महीनों बाद पंचायतों के चुनाव होने जा रहे थे उसके लिए इन सभी वोटर्स को वापस गांव में रजिस्टर करवा रही है। यह पता चलते ही कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पते पर वोटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए उसमें कम से कम 6 महीने रहना जरूरी है और दूसरे चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त है। तो 6 महीने के अंदर कोई भी वोटर पहले शहरी इलाके में और फिर गांव के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण यह प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि यह संभव नहीं था। लेकिन जब बीजेपी के लोगों को यह पता चला और जब उन्होंने देखा कि उनके जो वोटर्स थे वो शहर से अब वापस गांव में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने शिफ्टिंग का आइडिया छोड़ दिया और उन वोटर्स ने नए वोटर के रूप में गांव में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ वोटर्स को पंचायत के चुनाव के दौरान टिकट भी मिल गया। जब टिकट मिला तो उनका एक वोट शहर के इलाके में रहा और एक वोट अब गांव में हो गया, और इसीलिए इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने ना जाने क्यों किस दबाव के अंदर यह फैसला लिया कि वो अपने नियम को नहीं मानेगा और ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग ने अपने नियम को ना मानकर और हाईकोर्ट के आदेश को ना मानकर गलत काम किया है, इसलिए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग की उत्तराखंड में ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ सके, इसके लिए उसने अपने नियम का उल्लंघन किया। और दूसरी बात, ये बीजेपी का जो पूरा का पूरा तरीका है कि वो कृत्रिम रूप से, नकली रूप से
वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करके वोट चोरी करके चुनाव को प्रभावित करते हैं, उस पर चेक लगा तो चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों को बचाने का काम क्यों किया, ये आज हमारा सवाल है। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वोट चोरी की बात जो राहुल जी ने देश के सामने रखी है, वो बहुत सारे अलग अलग स्तर पर हो रही है, और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है कि हर स्तर पर हो रही वोट चोरी को हम उजागर करेंगे, देश के सामने रखेंगे, और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को हम बचा कर रहेंगे। गांव नगर निगम के चुनाव में वही वोटर जाकर शहर में वो मतदाता बन जा रहे हैं, और जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो वही वोटर आकर वही लोग पंचायत चुनाव में वोटर बन जा रहे हैं। यानी एक ही व्यक्ति दो जगहों पर मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है, और ये शिकायत मिलने पर, पता चलने पर भी उस पर कोई चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जब इसको चैलेंज किया गया है तो वहां भी वो दलील दे रहा है कि ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग को, और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है अदालत की अवमानना के लिए। और जिस तरह से नियमों का, कानूनों का उल्लंघन किया है, नियम कानून ताक पर रखकर वहां ये मतदाता सूची तैयार की जा रही है, गांव के लोगों को शहर में, और फिर उन्हीं लोगों को दोबारा गांव में मतदाता बनाया जा रहा है। तो ये लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, अब चुनाव आयोग को दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा कि कैसे अब वो इन चोरी के आरोपों से अब वो बच नहीं पाएगा, और लोगों के सामने सच्चाई आ रही है। और जैसा कहा गुरदीप सिंह सप्पल ने कि ये राहुल गांधी ने जब से ये अभियान चलाया है तब से फिर पूरा का पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है कि कहां कहां ये वोट चोरी हुई है और किस तरीके से हुई है, उसका खुलासा किया जाए। अमृत जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि वोट चोरी जो है कि ऐसा नहीं केवल लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में ही हो रही हो, यानी निचले स्तर पर भी विधानसभा, पंचायत और नगर निगम तक, मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार का रैकेट जो है भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये देखा जा सकता है। उसको संस्थागत रूप दे रही है। यानी ये जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन है, वो उन सब जगह पर ये चोरी के वोटों की मदद ली जा रही है। हाँ बिल्कुल, चोरी की वोटों की मदद दी जा रही है। और आप देखिए किस तरीके से, मतलब छोटे स्तर पर भी लोगों के हक मारे जा रहे हैं, और किस तरीके से भ्रष्टाचार की जो है वो बनाई जा रही है। आप कह सकते हैं रेलगाड़ी जी, कि आप मतलब पंचायत से लेके और लोकसभा तक जो है सारे चुनाव में आप भ्रष्टाचार करेंगे, वोट चोरी करेंगे, ये चीजें सामने आ रही। तो इसको लेकर ये सामने आया है, और यही समझा रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल। लेकिन समीर जी, इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस वोट चोरी को लेकर अपनी बातचीत रखी है कि वो क्या कहते हैं, उसको भी सुनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि वोट चोरी के साथ साथ पेपर चोरी भी, और ये उत्तराखंड के मामले में ही काफी ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल, कल तो राहुल गांधी ने कह दिया कि पेपर चोर गद्दी छोड़। वोट चोर के साथ तो था ही, अभी अब बीजेपी जो है वो गद्दी चोर, मतलब वोट चोर भी है और पेपर चोर भी है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। जी बिल्कुल, उस क्या है वो मामला, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो पेपर लीक का मामला तमाम दूसरे राज्यों से होते हुए अब उत्तराखंड भी पहुंच चुका है, और जबरदस्त युवाओं में नाराजगी और वहां पर एक देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और राहुल गांधी ने क्या कहा है, ट्वीट किया है, लेकिन सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर। और ये बता रहे हैं कि ये आए दिन अब इस तरह के तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के लिए गांव-गांव जा रही है, पांव-पांव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है। नल के पास, नील के पास, कोल के पास, भील के पास, पिछड़े के पास, दलित के पास, आदिवासी के पास, महिला के पास, नौजवान के पास, किसान के पास, सबके पास कांग्रेस घर घर जा रही है और संगठन का निर्माण कर रही है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में यह संगठन सृजन हमारा अब तक का सबसे प्रभावशाली कार्यक्रम साबित हो रहा है, और इसी संगठन के कारण हम लोग वोट चोरों को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। गांव गांव ये नारा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो अब संगठन सृजन जैसे ही हमारा पूरा होगा, निश्चित तौर पर पूरे भारत में जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी जी का जो रूपांतरण हुआ है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए जो लगा करके उनको बदनाम करने की साजिश की गई थी, वो साजिश फेल की है। उसी तरीके से हमारा संगठन गांव गांव पहुंचेगा, पांव पांव पहुंचेगा, नगर नगर पहुंचेगा, डगर डगर पहुंचेगा।
जगह जगह यहाँ पर अब एक खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि पूरा पार्टी का पूरा एक तंत्र लगा हुआ है उसको देखने में, और उत्तराखंड को लेकर जो टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, वहाँ पर किस तरीके से पेपर लीक के मसले को लेकर हंगामा मचा हुआ है, युवा आंदोलित है, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जो रामपुर के कुंदर की सीट पर वोट चोरी का जो नया खुलासा हुआ है वो भी बहुत एक गंभीर है। ये चर्चा तो तभी हो रही थी जब वहां अभी पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव जीता था, जिस सीट पर लगातार 3 बार से, यानी 2012, 17 और 22 के चुनाव में वहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो, वही कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का 24 उस उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में करीब 1.5 लाख वोटों से हार जाता है। ये एक आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन ये हुआ और पूरे डंके की चोट पर हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग, प्रशासन, पुलिस सब कुछ वहां पर साथ में थे। उस समय भी ये सारी घटनाएं बहुत चर्चा में थी कि लोगों को मुस्लिम लोगों को, मतदाताओं को जाने ही नहीं दिया वहां पर, मतदाता जो ये बूथ तक मतदान कर सके। वो बहुत कम परसेंटेज रहा मतदान का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितवा कर माना चुनाव आयोग, और सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब उस पर पूरी रिपोर्ट आई है कि कैसे कैसे किन किन जगहों पर मतदाता सूची से लोगों को हटाया गया, जो थे भी उनको रोका गया, और फिर बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव जिता दिया गया। हाँ समझिए, बिल्कुल बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव जिता दिया गया। और जो एक स्क्रॉल वेबसाइट है जी, डिजिटल मीडिया है, उसने इसका चुनाव आयोग के डाटा को खंगाला और उसके अलावा उसने ये देखा, जो उसके जांच में सामने आया, कि वोटरों को डराने धमकाने के अलावा जो वोटर लिस्ट थी उसमें भी जबरदस्त तरीके से हेरा फेरी की गई। और राहुल गांधी यही आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी इसी तरीके से की जा रही है, वोटर लिस्टों में पहले हेरा फेरी की जा रही है और किस तरीके से फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, असली नाम काटे जा रहे हैं, ये सब। कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कांग्रेस ने ये बता रही है कि यूपी के कुंदर की विधानसभा सीट पर 2024 में उपचुनाव हुए थे और इस मुस्लिम सीट पर भाजपा के उम्मीदवार की बड़ी जीत हुई थी। अब चुनाव आयोग के डेटा से साबित हुआ है कि इस चुनाव में भयंकर वोट चोरी की गई। हम लोग देख सकते हैं जो ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि अब चुनाव आयोग के आंकड़े ही ये साबित कर रहे हैं कि इस चुनाव में भयंकर वोट चोरी की गई। वह लिखा है जो अपने ट्वीट में कि स्क्रॉल ने, उस वेबसाइट ने चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण किया, जिसके मुताबिक वोटरों को डराने धमकाने के अलावा मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। समझे कैसे? कुंदर की पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2024 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान पर 1,40,000 वोटों से जीत हासिल की। ये जीत चौंकाने वाली थी क्योंकि 2012, 17 और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसको लंबे अंतर से जीता था। भाजपा कभी इस मुस्लिम बहुल सीट पर नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी के वोटों में चमत्कारिक बढ़त आई है। और ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग के ही हैं, ये कहीं अलग से आंकड़े नहीं आए हैं। कि कुंदरकी में 2024 के उपचुनाव में बीजेपी को 77% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 30% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में 11.5% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 46.3% वोट मिले थे। मई 2024 के लोकसभा चुनाव में कुंदरकी में बीजेपी को 32.5% वोट मिले। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी में भाजपा को करीब 77% वोट मिल गए। बूथ स्तरीय आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम बहुल बूथों में भी भाजपा को करीब 70% वोट मिले, जो असामान्य है क्योंकि लोकसभा चुनाव में केवल 2% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था। कुंदरकी के हमीरपुर गांव में मतदान प्रतिशत लोकसभा के 70% से गिरकर उपचुनाव में 18.5% हो गया और भाजपा का वोट शेयर 17.6% से बढ़कर 84.1% हो गया। उपचुनाव में उन बूथों में मतदान अधिक रहा जहां लोकसभा में चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जहां बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर था वहां मतदान नाटकीय रूप से गिरा। वोट जोड़ने और काटने में धांधली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता संख्या 4.19% बढ़ी। मुस्लिम बहुल बूथों में कम वोटर बढ़े। लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता संख्या 1.9% घटी। मुस्लिम बहुल बूथों में अधिक कटौती हुई। 90% हिंदू बूथ, वहां 4% मतदाता बढ़े।
90% मुस्लिम बूथ, वहां 1% मतदाता ही बढ़े। तो ये कई सारे उदाहरण दिया हुआ है। प्रशासन का इस्तेमाल कर चुनाव चोरी की गई। मुस्लिम वोटरों ने उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दमन का आरोप लगाया था। हमीरपुर गांव के निवासियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्रों पर रोका, जबकि केवल हिंदू वोटरों को ही अंदर जाने दिया। ये सारी खबरें उस समय भी रिपोर्ट हुई थी। जी हाँ, कई वोटरों का दावा है कि दरोगा जो रिवाल्वर लहराता हुआ दौड़ रहा था, जी हाँ, वही का था, कुंदरगी का ही था जी। कई वोटरों का दावा है कि उनके आधार कार्ड चुनाव से पहले ही छीन लिए गए थे, जिससे वेरिफिकेशन मुश्किल हो गया। वोटर स्लिप्स नहीं मिली और जो मिली उन पर पुलिस ने सवाल उठाकर वोट डालने से रोका। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित विशेष वोटर स्लिप्स वाले वोटरों को ही बूथ में जाने की अनुमति मिली। साफ है, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं और इसी के आधार पर सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब वोट चोरी का ये खेल सबके सामने आ गया है। आगे और ऐसे सबूत सामने आएंगे। सीधे तौर पर ये चेतावनी दी जा रही है और लगातार एक के बाद एक उदाहरण ऐसे आ भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ऐसे लगातार उदाहरण आ रहे हैं और देश भर में जगह जगह जो है अभी सामने आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी वोट चोरी जो है चुनाव आयोग की मदद से कर रही है। इस तरीके के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और जगह जगह से निकाल कर सामने ला रहा है कि कहाँ कहाँ वोट चोरी हो रही है और किस तरीके से बीजेपी क्या क्या हथकंडे अपनाकर वोट चोरी कर रही है। तो ये चीज़ें समीर जी सामने आने लगी हैं। बड़ा मसला यही है कि इतनी सारी वोट चोरी की चीज़ें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से लगाया है जुर्माना, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जुर्माना जो है चुनाव आयोग पर लगा है और 2 लाख, हालांकि 2 लाख में कुछ मानी नहीं रखते। सवाल इसका नहीं है कि मानी रखते, हाँ, लेकिन वो तो सजा है, जुर्माना है। यानी आप गड़बड़ियां कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की नजर में है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर रोक लगाने के लिए बढ़ सकता है। इसका प्रभाव समीर जी जो पड़ेगा, जो SIR को लेकर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 7 और 8 अक्टूबर को वहाँ होना है मतदान। ये सारे मसले वहां भी रखे जा सकते हैं कि चुनाव किस किस तरीके से गड़बड़ियां कर रहा है, वोट चोरियां कर रहा है, तो और बिहार में भी किस तरीके से कर रहा है। तो ये वहाँ एक नज़ीर के तौर पर रखा जा सकता है कि ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। जी बिल्कुल, नज़ीर की तरह से वहाँ भी रखा जाएगा सुनवाई के दौरान। और ये जितने उदाहरण हैं ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और उत्तराखंड का तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही है कि वहाँ किस तरीके से गांव के लोगों जो मतलब एक ही वोटर जो है वो 6 महीने पहले वो गांव में भी वोट डाल रहा है, शहर में भी डाल रहा है और फिर वही दोनों जगहों पर वोट डाल रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन चुनाव आयोग और प्रशासन अगर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो तमाम शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और अब इतनी बड़ी सजा उसको दी गई है कि 2 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है सख्त टिप्पणी करते हुए। और इधर उत्तराखंड में ही अब एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है, वहां पर जो पेपर लीक को लेकर, और वहां पूरा का पूरा छात्र युवा आंदोलित है। लगातार वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि उस पेपर लीक की घटना को जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, दोषी है, उसी सरकार के मुख्यमंत्री उसको नकल जिहाद बता रहे हैं। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने उसको लेकर एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये जो अलग अलग तरह की चोरियां हो रही हैं, चाहे वोट चोरी हो, नौकरी चोरी हो, पेपर चोरी हो, इन सब पर लगाम लगेगी। और ये जो लिखा है राहुल गांधी ने कि आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का जो UPSSC पेपर लीक इसका ताज़ा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंख मूंद कर बैठी है क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों को पता है अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो भी वो चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूँ। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और युवाओं की नाराजगी वहां दिखाई पड़ रही है। युवाओं की नाराजगी ये दिखाई पड़ रही थी लद्दाख में भी, जहां वहां यही बात कह रहे थे सोनम वांगचुक, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको गिरफ्तार कर NSA लगाकर उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया।
और लद्दाख से हटाकर उनको जोधपुर रेगिस्तान वाले इलाके में ले जाया गया है, जेल में बंद किया गया है। वहाँ भी युवा यही कह रहे थे कि 6 साल से वो बेरोजगारी देख रहे हैं, न कोई वैकेंसी निकल रही है, न उनके पास रोजगार के साधन है, और न ही उनके राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। यूनियन टेरिटरी बनाकर रखा गया है, जबकि वादा किया गया था कि राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन उस मांग को उठाने पर उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया गया है। जबकि सोनम वांगचुक बीजेपी सरकार के समर्थक रहे हैं, लेकिन लगातार कई सारे वो मुद्दे उठाते रहे जिनको लेकर बीजेपी असहज हुई, केंद्र सरकार असहज हुई और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और बड़ी संख्या में न केवल विपक्ष बल्कि तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग भी सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार के खिलाफ समीर जी जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी नज़दीकी समझे जाते हैं, वो लोग हैं, वो भी अब इसको लेकर समीर जी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। कल हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के काफ़ी नज़दीकी रहे IPS अफसर जो हैं, नागेश्वर राव रिटायर्ड अफसर हैं जो CBI के चीफ रहे, उन्होंने चुनाव आयोग को सीधे सीधे कहा कि भाई ये वो इसको रोकिए, आप ये जो गड़बड़ी कर रहा है सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, इसको रोकिए और आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब जो एक बहुत चर्चित नाम है समीर जी, मेजर टीवी चैनलों के बड़े बहुत जो है पसंदीदा एक समय के एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट थे, रक्षा विशेषज्ञ बताए जाते हैं। और हालांकि रक्षा विशेषज्ञ जी, कोई शक नहीं है, एक्स आर्मी मैन है और उनका मतलब लड़ाइयाँ भी है, कारगिल के हीरो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन मेजर जनरल GD बख्शी, उन्होंने बहुत सवाल जो है समीर जी वो उठाए हैं सोनम वांगचुक के मसले को लेकर, किस तरीके से ये जो किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया है और किस तरीके से ये सब कहा गया है कि वो मतलब उनको बता दिया गया है देशद्रोही जो है जी, ये सब जो बता दिया गया है, इसको लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं जी। तो देखते हैं उन्होंने ट्वीट किया है जब मेजर जनरल GD बख्शी ने, उन्होंने क्या लिखा है उस ट्वीट में, और कई सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर सोनम वांगचुक, ये है मेजर जनरल जो GD बख्शी हैं, उनका ये ट्वीट है, रिटायर्ड हैं, और इसमें इन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और वो वहाँ पर स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, राज्य की बहाली की मांग कर रहे हैं, युवाओं का मसला उठा रहे हैं, पर्यावरण को लेकर वो सवाल उठाते रहते हैं। और यही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से चीन ने वहाँ लद्दाख के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखा है, उस सवाल को भी बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार उन ध्यान देने की बजाय अब उनको गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। कई और भी तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने भी उठाए हैं, इसकी आलोचना की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की आलोचना की है सरकार की। और एक जो सोनम वांगचुक के मामले में, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ लद्दाख में गड़बड़ी के लिए वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अमलेंदु जी, कविंद्र गुप्ता, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। उनको दोषी ठहराया जा रहा है। और वहाँ के जो बीजेपी के सांसद है, स्थानीय सांसद, उन्होंने भी जो है तमाम सवाल उठाते हुए एक पत्र लिखा है उस लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा है। और समीर जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं GD बख्शी ने, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। GD बख्शी तो बिल्कुल एकदम मतलब हद से आगे बढ़कर जो है वो समर्थन करते थे, सरकार करते थे। उन्होंने जो लिखा है जनरल GD बख्शी ने, अंग्रेजी में उनका ट्वीटर, हिंदी में उसको बता देते हैं, एक बार दिखा भी देते हैं ट्वीट को। और उन्होंने जो उनका जो तर्जुमा है हिंदी में, कि लद्दाख में दुख और हिंसा की तस्वीरें देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। 4 लोग मारे गए हैं, 70 से ज्यादा घायल हुए हैं। लद्दाख के लोग बहुत सरल और अच्छे होते हैं, बौद्ध होने के नाते वे बहुत दयालु हैं, फिर भी वे दुनिया के सबसे बेहतरीन माउंटेन ट्रूपर होते हैं। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान दी और बहादुरी के लिए कई पुरस्कार जीते। मुझे उस स्वर्ग जैसी जगह पर किसी भी तरह की परेशानी देखकर बहुत दुख होता है। लद्दाख एक बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य है और मुझे बताया गया है कि CIA फिर से अपनी चाल चल रहा है और NGO रंगीन क्रांति के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। और जो लद्दाख के लोग हैं संविधान के 6ठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बीजेपी ने इसका वादा किया था, हम इसे क्यों नहीं दे सकते? ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और ALP में है। युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और वे सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं।
तो ये सारी चीजें उन्होंने लिखा है, वही बातें जो सोनम वांगचुक कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें ऐसे बहादुर और देशभक्त लोगों की देखभाल करनी चाहिए। भारत उन्हें नाराज नहीं कर सकता, हिंसा गलत है, कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी भी जायज शिकायत पर सहानुभूति रखनी चाहिए। भगवान के लिए हमें इतने महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य में असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। तो सरकार की जबरदस्त आलोचना हो रही है अमलेदु जी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सीधे अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। और यहाँ जो आखिर में वो एक बात कह रहे हैं जनरल जी बख्शी जी, उससे समीर जी बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि इतना महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य जो है, हाँ। आप वहाँ इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। यानी जो व्यक्ति लगातार कह रहा है कि भाई यहाँ चीन हमारी सीमा में घुस आ रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आप उसको ध्यान ना देकर और आप उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर, एनएसए लगाकर, और आप उसको कहाँ भेज दे रहे हैं, जोधपुर की जिला भेज दे रहे हैं। हाँ, वो एक पहाड़ी ठंडे इलाके का रहने वाला व्यक्ति, आप उसको रेगिस्तान में भेज रहे हैं, जानबूझकर ऐसा किया गया। तो ये जो एक तरीका है दमन का जो तरीका है समीर जी, ये बिल्कुल हिटलर वाला तरीका है। लेकिन इसके दुष्परिणाम जो है वो सरकार को ही भोगने होंगे। सरकार मतलब क्या, भारतीय जनता पार्टी को भोगने होंगे, ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। चूंकि अगर आप इस तरीके से देश भर के अंदर करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से असम में जनजातियां जो है उनके जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं। कल भी एक बहुत जबरदस्त से मशाल जुलूस निकला है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, कई दिन से लगातार वहां इस तरीके से निकल रहे हैं। तो अगर जिस तरीके से जनजातियां जो है, अब वो पूरे देश भर में समझिए ये मामला उठ रहा है, चूंकि लगने लगा है जनजातियों को खासतौर से कि भाई ये मोदी जी के मित्र जो है अडानी अंबानी, इनको सारे जमीन जंगल जल जो है ये सब सौंप दिया जाएगा, उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा आदिवासियों को, और ये पूरे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाएगा। इसके लिए ये सरकार काम कर रही है, और इसलिए माओवादियों के नाम पे जो नक्सलियों को मारा जा रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मसला जो है हो सकता है। हमें लगता है कि सरकार को इस मसले पर काफी ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, खासतौर से जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें काफी ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और यही बात जो है ये जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं कि हमें जो है इतने महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमको संवेदनशील होना चाहिए, यानी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और हर विरोध की आवाज़ को देशद्रोह नहीं समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, वही तो। अब उनके ऊपर आप एनएसए वो होता है कि वो एक कि जिसके उस व्यक्ति पर लगाया जाए जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, और उसके लिए आप बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेते। बहुत ही सख्त कानून है, ऐसे सब पर नहीं लगता है। और सोनम वांगचुक तो एक बहुत ही जाने माने पर्यावरण विद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ उन्होंने किया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार के भी समर्थक रहे। लेकिन जब तक सरकार के समर्थक रहे तब तक सरकार को उनकी कोई कमी नहीं दिखाई दी, और जब सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर एनएसए यानी अब उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। तो गंभीर आरोप है। और वहाँ जो पीडीपी की नेता है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध किया है, आलोचना की है, ट्वीट किया है उन्होंने। और उनके ट्वीट को भी देखते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। और इल्तिजा मुफ्ती लिख रही हैं कि सोनम वांगचुक जो कभी भारतीय सरकार के लाडले, और भारतीय सरकार यानी वो बीजेपी सरकार की बात कर रही हैं, उनके लाडले और राष्ट्रवादी नेता माने जाते थे, उनको लद्दाख के लोगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। काश लद्दाख के लोगों को यह समझ में आ जाता कि बीजेपी की लोगों को कमजोर करने की योजना कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहेगी। काश 5 अगस्त 2019 के उस काले दिन को मनाने के बजाय वो हमारे साथ एकजुट होकर खड़े होते। ये बात वो कह रही है, यानी 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 के कुछ प्रावधानों को हटाया गया था, उसको लेकर वो बात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी गिरफ्तारी की निंदा की है सोनम वांगचुक की, और लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार से वहाँ सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और वहाँ जो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और उनको देशद्रोही बताने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये देशद्रोही बताने की कोशिश कर रही है। और समीर जी, जहाँ आप फेल होने लगते हैं वहाँ आपको तुरंत जो है वो दिखने लगता है कि यहाँ विपक्षी हाथ है। अरे भाई, तो 11 साल से आप सरकार में है तो आप क्या कर रहे थे? अब तक सो क्यों रहे थे? अगर विपक्षी कोई हाथ, आप तक इसका मतलब आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी एक नाकारा और अक्षम जो है वो प्रधानमंत्री है, जो विदेशी हाथ जो है यहाँ के तमाम मसलों में होता है उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस नेत्री है शमा मोहम्मद, उन्होंने भी समीर जी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अपनी बात कही है, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कह रही हैं शमा मोहम्मद। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं शमा मोहम्मद को क्या कह रही हैं।
ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और वहाँ लद्दाख को, और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार वहाँ इसलिए इनकी मांगों को लेकर उत्साहित नहीं है या उनको उन पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि उसके अपने हित हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। सुनते हैं शमा मोहम्मद को क्या कह रही है कर रहे हैं। और ये सवाल तो शमा मोहम्मद तो कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता है, लेकिन ये सवाल तो पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, और सीधे कह रहे हैं कि फेल है पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाने में। गृह मंत्री अमित शाह उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 दिन पहले ही उन्होंने ये ट्वीट किया था, उनसे इस्तीफा मांगा था। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनको सरकार संभाल नहीं पा रही है। लेकिन जो लोग वहां पर अपनी मांगों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनको देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक की घटना ने एक बार फिर केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है और ये जो आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर कि अगर आप सरकार के साथ हैं तो आप देश भक्त हैं, और सरकार से अगर आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आप देशद्रोही तुरंत हो जाएंगे। और ईडी, सीबीआई, ये सारे जो उदाहरण दिए जाते हैं उनका एक बड़ा उदाहरण सोनम वांगचुक का भी मामला है कि जब तक वो सरकार की नीतियों का समर्थन करते रहे, लाडले बने रहे, और जैसे ही उन्होंने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया, देशभक्ति वो लगातार कह रहे हैं कि चीन सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, सरकार खामोश है। ये सारे सवाल जब पूछना उन्होंने शुरू किया तो अब उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं है समीर जी, जो असली कारण है असल में जो अब सब सामने बातें आ रही हैं, 370 हटाई क्यों गई थी और लद्दाख को अलग क्यों बनाया गया जम्मू कश्मीर से काटकर, चूंकि रेयर अर्थ और लिथियम जो है वहाँ बहुत मात्रा में है और अपने करीबियों को देना है। अपने करीबियों खासतौर से जो A1 है उनको दिया जाना है, तो इसलिए जो है वहाँ किया गया और सीधे छठी सूची जो है वहाँ लागू नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर वो लागू कर दी जाएगी तो फिर वहाँ के लोग जो है वो बेचने नहीं देंगे, खुदाई वहां नहीं होने देंगे। तो सब कारण यही है। आप देखिए किस तरीके से मणिपुर को अशांत किया गया, उसके पीछे भी समीर जी यही कारण है, क्योंकि वहां मणिपुर में जो है ये बताया जाता है कि बाबा रामदेव और A1 को जो है वहां पे वो दिए जाने हैं, पाम ट्री लगाने का प्रोजेक्ट दिया जाना है, क्योंकि पाम ट्री यहाँ लगाया जाएगा और पाम ट्री की यहाँ खेती की जाएगी, बड़े स्तर पर उनको दिया जाना है। तो इसलिए मणिपुर को अशांत किया गया ताकि वहां ये काम मतलब आप अपने व्यापारियों को मदद पहुंचाने के लिए किस तरीके से देश को आग में झोंक रहे हैं, ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और ये आरोप विपक्ष साफ तौर पर लगा रहा है। जी बिल्कुल। तो सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं, और सोनम वांगचुक के मामले में लद्दाख में सरकार क्या कर रही है उसको लेकर उन्होंने कुछ कहा है। सुनते हैं उन्हें। और वहाँ के लोगों की अपनी मांगे हैं और सरकार ने भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पर स्टेटहुड यानी राज्य की जो स्वायत्तता है वो बहाल करेंगे, लेकिन अब तक नहीं, और उसकी मांग करने वालों को आप जेल में ठूंस दे रहे हैं। तो बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं और ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार से सवाल पूछने का मतलब वो देशद्रोह होता है। अब सोनम वांगचुक के ऊपर NSA की धाराएं लगा दी गई हैं, उनको जेल भेज दिया गया है जोधपुर में, और इसलिए क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और सरकार से सवाल कोई ऐसा नहीं कि गैर वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। भाई आपने जो वादा किया था, आपसे कहा जा रहा है कि आप उस वादे को पूरा कीजिए। जी सीधी सीधी बात यही कही जा रही है। तो आप उस वादे को तो पूरा कर नहीं रहे हैं और आप जो है देशद्रोही बताने की आप कोशिशें कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर जो है समीर जी ये सामने आ रहा है और इसको देखा समझा सकता है कि सरकार किस तरीके से इन मसलों पर घिरी हुई दिखाई पड़ रही है और सरकार के पास कोई सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन दमन का चक्र जो है वो सरकार अपना चला रही है। और आरोप यही लग रहा है कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी मोदी जी के मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी जो है महाराष्ट्र के नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी सोनम वांगचुक के मसले पर अपनी बात रखी है। जी सुन लेते हैं विजय वडेट्टीवार को कि क्या कह रहे हैं वो। की गिरफ्तारी को लेकर इस बड़ा विरोध हो रहा है, उनके तमाम समर्थक भी उसका विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक दलों की ओर से भी विरोध हो रहा है, जो नागरिक संगठन है वो भी विरोध कर रहे हैं, और सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है कि सरकार से सवाल पूछने वाले को किस तरीके से देशद्रोही बताने की कोशिश हो रही है। और सोशल मीडिया पर भी अमलेंदु जी बिल्कुल उसी तरीके से जो बीजेपी समर्थक, सरकार समर्थक लोग हैं वो इसकी ट्रोलिंग शुरू कर दिए हैं। अब उनकी निगाह में उन्हीं के अभी 2000
2018 में 19 में उनके सोनम वांगचुक के बारे में उनकी राय अलग थी। अब वो सीधे सीधे उनको देशद्रोही बता रहे हैं। हाँ, और बता रहे हैं कि वो विदेशी फंड से यहाँ पर उत्पात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें वो चित्र दिखा सकते हैं समीर जी कि जो वेंकैया नायडू से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, सोनम वांगचुक, वो हम लोग दिखा सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के नजदीकी रहे। 2019 में तो उन्होंने खूब तालियां बजाई थी, खूब जश्न मनाया था 370 को लेकर, 370 हटाने को लेकर। तो फिर भाई अब ये भी है, जी हाँ, ये चल रहा है। तो ये उपराष्ट्रपति थे उस समय वेंकैया नायडू, उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो ये दिखाया जाता है। तो इन ट्रोलर्स का तो समीर जी कुछ नहीं पता। ये ट्रोलर्स पहले तो ट्रम्प की बहुत वाहवाही कर रहे थे, हवन कर रहे थे, फिर ट्रम्प को गालियां देने लग गए, फिर बताने लगे कि मोदी जी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, शी जिनपिंग के साथ गले मिल गए हैं। फिर अगले ही दिन जब ट्रम्प ने थी वो थोड़ी पीठ थपथपा दी मोदी जी, तो फिर ट्रम्प की जो थी वो आरती उतारने लग गए। तो इन ट्रोलर्स का तो कुछ नहीं है, 2-2 रुपए के ट्रोल है ये बड़े से लेके छोटे तक जितने भी सब 2-2 रुपये के ट्रोल है। तो ये तो किसी को भी ट्रोल कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ घिरी हुई बुरी तरीके से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन समीर जी, भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर तो घिरी नजर आ ही रही है। उनके एक समर्थक है विजयपाल, वो पहुंचे वहां से लद्दाख से जोधपुर, सोनम वांगचुक, जी हाँ, उनको हम सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि उनके समर्थकों में भी बड़ी नाराजगी है और उनके साथ जब सोनम वांगचुक 15 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे गिरफ्तारी से पहले, जब वहां पर वायलेंस हुआ है लेह में, और तब वहां पर उनके साथ भी कई अन्य लोग भी करीब 10-15 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो उनके समर्थकों में भी नाराजगी है। सुनते हैं एक समर्थक जो लेह से पहुंचे हुए हैं जोधपुर में, उन जेल में उनसे मिलने के लिए, क्या कह रहे हैं। जोधपुर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए और जहां उनको जेल में रखा गया है। तो सोनम वांगचुक को लेकर इस समय सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सरकार से सवाल पूछने के कारण ही सोनम वांगचुक को जेल भेजा गया है, स्पष्ट है। और उनके ऊपर किस तरीके से गंभीर धाराएं यानी एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार से सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध है कि वो देशद्रोह के बराबर है। और यही सारी चीजें मनोज झा ने, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने ही भी बहुत तल्ख टिप्पणी की है और एक ट्वीट किया है, लिखा है कि एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये इस बात का चिंताजनक संकेत है कि आज भारत की स्थिति कैसी है। ये इस बात का संकेत है कि जिसे कभी ऑरवेलियन राज्य की बढ़ती छाया के रूप में देखा जाता था, वह अब शासन व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं है, बल्कि यह भी है कि दुर्लभ और गंभीर स्थितियों के लिए बनाए गए असाधारण कानूनों का इस्तेमाल विरोध को दबाने और असुविधाजनक सवाल उठाने वालों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण के लिए काम करने और लद्दाख के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले वांगचुक एक ऐसी आवाज हैं जो लोगों की अंतरात्मा की बात करते हैं। उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लेकर राज्य एक डरावना संदेश दे रहा है। विरोध का मतलब खतरा है, एक्टिविज्म का मतलब देशद्रोह है, ये संदेश दे रहा है। भारत अब फिसलते हुए रास्ते से आगे निकल चुका है। हम उस दौर में हैं जहां निगरानी, आवाज दबाना और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को अपराध बनाना राजनीतिक भाषा का हिस्सा बन गया है। विचार अपराध का ऑरवेलियन वाक्यांश अब हमारे समय में सिर्फ एक रूपक नहीं बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। नागरिकों को सिर्फ उनके कामों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ वो जो सोचते और कहते हैं उसके लिए भी दोषी ठहराया जा रहा है। जय हिंद। तो ये बहुत सख्त टिप्पणी की है मनोज झा ने कि किस तरह से गंभीर कानूनों का जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मसलों पर या जो देश की सुरक्षा को जो खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं उनके ऊपर जब वो इस्तेमाल होना चाहिए, उस कानून का इस्तेमाल सरकार से सवाल पूछने वालों पर किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार से सवाल जो पूछ रहे हैं उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं। तो यानी सरकार जो है वो देश हो गई। जी हाँ, मतलब सरकार जो है वो देश हो गई, ये साबित करना चाहते हो। यही साबित 11 वर्षों में किया जा रहा है कि सरकार ही देश है, मोदी जी ही देश है, बीजेपी ही देश है। अरे भाई, आपको जो है 37% लोगों ने वोट दिया, उसमें भी आरोप है कि वोट चोरी है। हाँ, वोट चोरी से आपको मिले हैं, तो आप देश नहीं है, ये समझना पड़ेगा। सरकार देश नहीं है, सरकार देश चलाने के लिए जनता चुनती है सरकार को। जी, तो मूलभूत बात जो है वो ये समझनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन खैर चूंकि सरकार में आ गए हैं और सरकार से अब जाना भी नहीं चाहते हैं, चूंकि जाएंगे तो बहुत सारे खतरे नजर आते हैं। सरकार से जाएंगे तो बाद में क्या होगा, तो ये तरीके किए जा रहे हैं। लेकिन समीर जी, इसी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जो वार किया है, और वो डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया है जो हमारा दवाएं जाती थी उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है। 100% टैरिफ। इसका असर क्या पड़ेगा समीर जी?
इसका असर ये पड़ेगा कि हमारी दवाएं जो हैं वहाँ नहीं जाएंगी, नहीं बिकेंगी, और हमारा जो दवा इंडस्ट्री है उसको ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होगा, रोज़गार का यहाँ ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होगा। तो ये देखने में आ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने ट्रंप के 100% टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कमजोर सरकार जो है वो ट्रंप के सामने घुटने टेक रही है, इसलिए ये सब स्वीकार करती चली जाए। जी, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सरकार भारत के खिलाफ एक फैसला लिया है कि जो फार्मा कंपनियां हैं यानी दवाई कंपनियां हैं उन पर जो 100% टैरिफ बढ़ा दिया है। अभी तक रूस से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ बढ़ाया गया और अब फार्मा कंपनियों पर 100%, यानी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। ट्रंप की नीतियां हैं, भारत के खिलाफ नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री और न ही सरकार। और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप फिर बार बार उठा रहे हैं उस मुद्दे को कि किस तरीके से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में यही बात कह रहे हैं। अमलेंदु जी, संयुक्त राष्ट्र में ये बात कह रहे हैं और ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। कह रहे हैं कि अगर ट्रंप नहीं होते तो हमारा युद्ध हो जाता। यानी अभी भी वो युद्ध मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। तो यानी ये दावा जो है वो शहबाज शरीफ भी अब मान रहे हैं ट्रंप का। तो भाई मोदी जी क्यों नहीं मानने तो भाई साफ करो। 45 बार ट्रंप अब तक कह चुके हो, यहाँ तक कि यूएन में भी कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया भारत और पाकिस्तान के बीच। तो प्रधानमंत्री घबराए हुए। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप समीर जी भारतवासियों का अपमान कर रहे हैं जी, और लगातार हथकड़ियां लगाकर और बेड़ियां लगाकर भेज रहे हैं। अभी फिर एक मामला आया है। एक 33 साल से अपने परिवार के साथ रह रही थी एक बुजुर्ग भारतीय महिला, 73 वर्षीय, उनको हथकड़ी लगाकर जो है अमेरिकी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया जी। और ये है कि इस महिला को हथकड़ी लगा भेजा गया। ये आरोप लगाया गया कि साहब उनके पास वैध दस्तावेज। अरे भाई 33 साल से जो व्यक्ति वहां रह रहा है उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है और नहीं है तो ये डिपोर्ट करने का तरीका ये थोड़ी है। डिपोर्ट करने का क्या तरीका है? आपने किसी चीनी नागरिक को तो इस तरीके से डिपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि किसी पाकिस्तानी नागरिक को भी आपने इस तरीके से डिपोर्ट नहीं किया। तो भारत के लोगों को ही आप ये हथकड़ियां लगाकर और बेड़ियां लगाकर क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी ट्रंप साहब की। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ये बता रहे हैं मोदी जी। यानी भारत के लोगों का अपमान कराकर मोदी जी कैसे किसी व्यक्ति को अपना दोस्त कह सकते हैं? धिक्कार है ऐसी दोस्ती की। जी बिल्कुल। और जिनकी बात कर रहे हैं हरजीत कौर, ये अमेरिका में 33 साल से रह रही थी, इनको डिपोर्ट किया गया और उनको अपने परिवार तक से नहीं मिलने दिया गया। वहां अमेरिका में सीधे हथकड़ी लगाकर यहाँ पर भेज दिया गया। 33 साल से जो महिला वहां पर रह रही हो, अब उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। ये आरोप है वहां पर वहां की सरकार का या वहां के सिस्टम का। लेकिन अगर वैध दस्तावेज नहीं थे तो इस जो अमानवीयता के साथ कैसे आप भेज सकते हैं, ये सवाल है। लेकिन ये सवाल तो तब उठता जब भारत सरकार ये सवाल उठाती। संसद तक में इसको लेकर इतना हंगामा हुआ, विपक्ष इसको विरोध जताने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार से मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने कहा कि यही तरीका होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो सीधे कह दिया था, संसद में कह दिया था कि जो किया है बहुत अच्छा किया है। संसद के अंदर कह दिया, इसको स्वीकार कर लिया। और समीर जी जब ये भेजे जा रहे थे ट्रंप, उस समय मोदी जी वही थे। जी हाँ, उनके सामने भेजा, ट्रंप के सामने भेजा है। जी हाँ, ट्रंप ने मोदी जी के सामने भेजा है और एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, चूक तक नहीं निकली। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से, तो मतलब धिक्कार है ऐसी दोस्ती के ऊपर। मतलब सिर्फ आप A1 A2 को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप के सामने इतने घुटने टेक रहे हैं और भारत का अपमान करा रहे हैं। तो इस ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का इस देश? जी बिल्कुल। और इसको लेकर लगातार घिरे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से खामोशी है। सरकार उनसे ट्रेड डील यानी व्यापार जो समझौता है वो करने के लिए परेशान दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन सब के बावजूद, इतने प्रतिबंधों के और इतने जो भारत विरोधी फैसले हैं, इनके बावजूद अमेरिका से ट्रेड डील की जा रही है। अब विपक्ष ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ सरकार कुछ कर नहीं रही है। प्रधानमंत्री खामोश है, एक शब्द, इतनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं और एक बार भी उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। संसद में उनसे इस पर चर्चा कराई गई,
चर्चा के बावजूद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया कि क्यों वो बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवाया। ये आसान मामूली बात नहीं है, ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देना है, लेकिन सरकार खामोश है उस पर। हाँ बिल्कुल, सरकार खामोश है। और समझिए, आप देखिए कि यूएन महासभा का सत्र चल रहा है, कल वहाँ शहबाज शरीफ बोले और उन्होंने उल्टी सीधी बातें की। अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए होते तो जवाब देते ना। हाँ, भारत की प्रतिनिधि ने जवाब दिया, तो ये जवाब तो भारत के प्रधानमंत्री तरफ से आना चाहिए था। तो लेकिन अब यहाँ बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बिहार में चुनाव नहीं, ट्रंप से सामना ना हो जाए। हाँ जी हाँ, असली बात यह है कि ट्रंप से सामना ना हो जाए और ट्रंप सामने ना कह दे कि मैंने बात रुकवाया जी। तो ये भी है। तो आपको जाना चाहिए भाई, इतनी हिम्मत रखिए, जब आप ट्रंप आपका दोस्त है तो वही दोस्ती में ही आप ट्रंप को सुनाइए कि भाई तुम उल्टी सीधी बातें कैसे कर रहे हो हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में। लेकिन चूंकि दोस्ती है और A1 A2 का मामला जो है, तो इसलिए आप ट्रंप की सब कुछ सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन चुनाव जीत रहे हैं, और जीत कैसे रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी करके। वोट चोरी के तमाम आए दिन एक के बाद एक नए उदाहरण सामने आ रहे हैं, नए सबूत सामने आ रहे हैं। और इधर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्ती की है, उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, वो एक बहुत बड़ा संदेश है।